बच्चों, हम कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का छठा अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ चुके हैं। इसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, लेखक ने प्रेमचंद जी का एक चित्र देखा था जिसमें कि वे अपनी पत्नी के साथ में फ़ोटो खिंचा रहे थे। उस फोटो में बाकी सब चीज़ें तो सामान्य थी, लेकिन प्रेमचंद जी ने जूते फटे हुए पहने थे। उन फटे हुए जूतों को देख कर के लेखक को विचार आया कि इतना बड़ा लेखक जिसने कि इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसने इतना नाम कमाया है, इतनी प्रसिद्धि कमाई है, और उसके भी जूते फटे हुए हैं, उसकी स्थिति कैसी होगी। यह क्यों नहीं जूते उधार ले लेता, कोई और व्यवस्था कर लेता, या फिर फोटो ही ना खिंचाता। तो इस तरह के भाव उसके मन में आए थे। फिर उसने बहुत विचार किया तो उसे महसूस हुआ कि यह जो फटे हुए जूते हैं यह इस कारण से हैं क्योंकि प्रेमचंद जी अंदर से और बाहर से एक जैसे हैं। वे कोई पर्दा रखना नहीं चाहते, वे अपनी मजबूरियों को, अपनी विवशताओं को छुपाते नहीं हैं। जबकि प्रेमचंद के अतिरिक्त जो और लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वे अपनी कमजोरियों को, अपनी विवशताओं को, अपने दुखों को छुपाते रहते हैं, उनके ऊपर पर्दा रखते रहते हैं, और उसके कारण क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ करते हैं। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो हरिशंकर परसाई जी ने, जो लेखक हैं, उन्होंने प्रेमचंद जी का एक शब्द चित्र हमारे सामने खींचा है। शब्द चित्र का अर्थ होता है कि शब्दों के द्वारा एक चित्र की रचना कर दी। यह चित्र रेखाओं से नहीं खींचा गया है, शब्दों के द्वारा खींचा गया है। जब हम इस रचना को पढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रेमचंद जी का एक चित्र सा खिंच जाता है। तो इससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर करके आती हैं कि प्रेमचंद जी के अंदर कौन कौन से गुण थे, कौन कौन सी विशेषताएं थीं, वो हमें बतानी है। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं। संघर्षशील लेखक। प्रेमचंद जी जो थे वो एक बहुत ही संघर्ष करने वाले लेखक थे। जीवन में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन कठिनाइयों का उन्होंने बहुत संघर्ष के साथ सामना किया। अपने संघर्ष के द्वारा उन कठिनाइयों को हरा दिया। प्रेमचंद आजीवन यानी कि पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली मुसीबतों को या कठिनाइयों को ठोकर मारकर पीछे हटाया। उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं आई, जितने भी दुख आए, उन्हें वे ठोकर मारते रहे, इधर उधर के रास्ते नहीं ढूंढे। उन्होंने कोई इधर उधर के सीधे साधे रास्ते नहीं ढूंढे, समझौते नहीं किए। जीवन में कभी भी गलत बातों के साथ उन्होंने समझौते नहीं किए। अपराजित व्यक्तित्व। प्रेमचंद जी का जो व्यक्तित्व था वह अपराजित था, यानी कि कभी भी हारता नहीं था। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजित था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। उन्हें कितने भी कष्ट सहने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने निराश परेशान जीने की अपेक्षा मुस्कान बनाए रखी। जीवन में दुख आए थे, लेकिन उन दुखों का उन्होंने सामना किया और निराश होने के बजाय हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी, हमेशा जीवन को खुल करके जीने का प्रयास किया। उनकी आंखों में तीखा व्यंग और आत्मविश्वास था। उनकी आंखों में एक तीखा व्यंग था, तेज व्यंग था उन लोगों के प्रति जो कि सामने कुछ और दिखाई देते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं, जो कि अपनी वास्तविक स्थितियों पर पर्दा खींचना चाहते हैं। उनके लिए उनकी आंखों में तीखा व्यंग था और आत्मविश्वास था, और वो जो करते थे उसके लिए उनके अंदर आत्मविश्वास था कि मैं जो कर रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ।
कष्टमय पर सादगी भरा जीवन। उनके जीवन में कष्ट थे, लेकिन फिर भी वे उस सादगी भरे जीवन को बहुत ही आनंद के साथ व्यतीत करते थे। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट उठाते रहे। बच्चों, प्रेमचंद जी का बचपन भी बहुत कठिनाइयों से व्यतीत हुआ था, बहुत गरीबी में बीता था, और युवावस्था में उनकी नौकरी लग गई थी, सरकारी नौकरी शिक्षा विभाग में। लेकिन क्योंकि गांधी जी ने उस समय असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था, इसलिए प्रेमचंद जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और जीवन भर वे कठिनाइयों से संघर्ष करते रहे। आर्थिक स्थिति उनकी कभी भी बहुत अच्छी नहीं हुई। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट उठाते रहे, यानी कि गरीबी का सामना उन्हें करना पड़ा। उन्होंने गरीबी को खुशी खुशी स्वीकार किया। वे चाहते तो सरकारी नौकरी करते रहते और बहुत ही अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं ही उस खुशी के, उस आनंद के जीवन को त्याग दिया, उस अमीरी के जीवन को त्याग दिया। वे बहुत सीधे साधे कपड़े पहनते थे, वे बहुत ही सादा रहा करते थे। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे। उनके पास जो जूते थे वो भी आप जानते हैं कि फटे हुए थे। फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर कोई भी हीन भावना नहीं थी। वे अपने आप को किसी से कम, किसी से कमज़ोर और किसी से गरीब नहीं समझते थे। मर्यादित जीवन। प्रेमचंद जी का जो जीवन था वो मर्यादित था। प्रेमचंद जी ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं का पालन किया। मनुष्य की जो मर्यादाएं होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, जो नियम होते हैं समाज में, जो बनाए हुए जो नियम होते हैं, उनका उन्होंने हमेशा पालन किया। उन्होंने अपने नेम धर्म को, अर्थात लेखीय गरिमा को बनाए रखा। उन्होंने अपने नियम धर्म को हमेशा बनाए रखा, यानी कि एक लेखक की जो गरिमा होती है, जो मर्यादा होती है, जो महत्व होता है, उसे उन्होंने हमेशा बनाए रखा। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, सही कथन के सामने टिक का निशान लगाइए। जो कथन सही है उसके सामने ही हमें टिक का निशान लगाना है, और जो कथन सही नहीं है उनके सामने कोई भी निशान नहीं लगाना है। तो पहला कथन पढ़ते हैं, बाएं पाँव का जूता ठीक है। बाएं पाँव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। लेकिन बच्चों, यह पढ़ने पर क्या आपको ठीक लग रहा है? हो सकता है ठीक लग रहा हो, लेकिन यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जो पाठ हमने पढ़ा था उसमें था कि दाहिना जूता ठीक था, लेकिन बाएं पाँव का जो जूता था उसमें बड़ा सा छेद हो गया था। इस कारण से यह कथन गलत है। हमें यहाँ कोई भी निशान नहीं लगाना है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए निशान लगा रही हूँ कि यह कथन गलत है। अब हम खा देखते हैं। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। यह बात हमने पढ़ी थी कि लोग इत्र लगाते हैं जिसके कारण कि उन्हें लगता है कि उनके फ़ोटो में से खुशबू आ जाएगी। तो पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, जिन्हें पता नहीं होता था कि फ़ोटो किस तरह से खींचा जाता है, उनके अंदर यह अंधविश्वास था, इस कारण वे इत्र लगाया करते थे। तो यह कथन ठीक है, इसके आगे हमने टिक का निशान लगा दिया। अब हम गा देखते हैं, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो बच्चों, यह जो व्यंग मुस्कान है यह हौसले बढ़ाती नहीं थी, बल्कि हौसले पस्त कर देती थी, हौसले घटा देती थी, कम कर देती थी। इस कारण यह जो कथन है यह भी गलत है। घा देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसे आप घृणा के योग समझते हो, नफरत के योग्य समझते हो, उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। वह अंगूठा जो कि जूते से निकल गया है। क्या यह कथन ठीक है? हाँ बच्चों, यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंगूठे के स्थान पर उंगली आनी चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद जी का जो जूता है उसमें से उनका अंगूठा बाहर नहीं निकल रहा है, उनकी बाहर निकल रही है। आपने प्रश्न के चारों ऑप्शन देख लिए, इनमें से ख ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें जो व्यंग है उसे हमें बताना है, समझाने का प्रयास करना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, जूते की कीमत टोपी से ज़्यादा रही है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, अब जूता और कीमती हो गया है, और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं, और एक जूते
की कीमत में तो 2500 टोपियाँ न्योछावर की जा सकती हैं, वारी जा सकती हैं, फेंकी जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जूते की कीमत बढ़ती जा रही है और टोपी की कीमत कम होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जूते और टोपी का व्यंग किसके लिए किया गया है, यह हमें समझना है। उत्तर देखिए, हमारे जीवन की यह विडंबना है, बुरी स्थिति है कि धनवान को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों, हम सब जानते हैं समाज में जो धनवान व्यक्ति होता है उसे बड़ा सम्मानित माना जाता है, उसका सभी लोग बहुत सम्मान करते हैं। जिसका स्थान श्रेष्ठ है, जो सिर पर बिठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता है। लेकिन समाज के वे लोग जो कि श्रेष्ठ होते हैं, जिन्हें वास्तव में सिर पर बिठाने के योग्य होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो सेवक होते हैं, उन लोगों का हम सम्मान नहीं करते क्योंकि उनके पास उतना धन नहीं होता। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। तो यहाँ पर प्रतीक हैं, जूतों को किनका प्रतीक माना गया है? धनवान लोगों का, शक्तिशाली लोगों का। और टोपी को किसका प्रतीक माना गया है? विद्वानों का, साहित्यकारों का, कवियों का, लेखकों का और कलाकारों का, जो कि बहुत ही गुणी होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास धन नहीं होता और इसलिए समाज में उनका इतना सम्मान नहीं होता। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग न्योछावर होते हैं। एक व्यक्ति जो धनवान है उसके पीछे कितने भी गुणी लोग न्योछावर किए जा सकते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की ही जी हुजूरी करते नजर आते हैं। समाज में हम देखते हैं जो गुणी होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास कोई कला होती है, वे भी धनवानों की जी हुजूरी ही करते नजर आते हैं। तो इस प्रकार से जूतों का महत्व टोपी से हमेशा ज़्यादा रहा है। अब बच्चों, हम ख देख लेते हैं इसका दूसरा। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, तुम तो पर्दे का महत्व नहीं समझते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं और हम पर्दे के ऊपर ही न्योछावर हुए जा रहे हैं। इसका उत्तर, प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। प्रेमचंद जी ने कभी भी कुछ भी छिपाने पर विश्वास नहीं किया। वे जैसे थे वैसे ही लोगों के सामने आ जाते थे। उन्होंने असलियत को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। जो वास्तविकता थी, जो असलियत थी, उस पर कभी भी पर्दा डालने का प्रयास नहीं किया, कभी भी छुपाने का प्रयास नहीं किया। वे गरीब थे तो अपने आप को लोगों के सामने गरीब ही दिखा देते थे, अपनी गरीबी को छुपाने का प्रयत्न नहीं करते थे। वे अंदर बाहर से एक से थे, अंदर से और बाहर से वे एक से थे। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने अपने युग की जो भावना है उस पर व्यंग किया है कि हमारे युग में समाज की जो स्थिति है वह किस प्रकार की है, कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं, कि हम पर्दा चाहते हैं। हम अपनी विवशताओं का, अपनी बुराइयों का, अपनी गरीबी का, अपनी परेशानियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। समाज के सामने, दुनिया के सामने, अपने परिवार के सामने हम उन्हें नहीं लाना चाहते। जो व्यक्ति अपने दुखों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का नाटक करता है, अधिकांश लोग अपने दुखों को छुपा करके समाज को यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा सुखी हैं, हमारे पास खूब धन है, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस तरह का वो प्रयास करता है। हम उसी को महान मानते हैं और हम, क्योंकि हम पर्दे के पीछे की वास्तविकता को नहीं जानते, तो हम उसको महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है उसी को महान मानते हैं। जो अपनी कमियों को, अपने दोषों को छिपाता है उसी को हम महान मानते हैं। अब ग देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसे तुम घृणा के योग्य समझते हो, जिसे तुम पसंद नहीं करते, जिससे तुम नफरत करते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। उसकी तरफ आप हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते, पाँव की उंगली से इशारा करते हैं। कौन सी उंगली से इशारा करते हैं? वो उंगली जो कि आपके फटे हुए जूते से बाहर निकल गई है और ऐसा लगता है कि वो उंगली किसी की ओर इशारा कर रही है। तो
वो उंगली किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो उंगली इशारा कर रही है जिसको आप घृणा करते हैं, जिससे आप पसंद नहीं करते, उसकी तरफ। उत्तर, लेखक कहता है प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पाँव की उंगली से संकेत किया। तो प्रेमचंद जी ने जिसको भी घृणा के योग्य समझा उसकी तरफ हाथ की नहीं पैर की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अर्थात उसे अपने पैरों में रखा, उसे अपनी ठोकरों में रखा, उसको ज़्यादा सम्मान नहीं दिया, उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, अपने जूते की नोक पर रखा और उसके विरुद्ध संघर्ष किए रखा और उसके विरुद्ध निरंतर संघर्ष करते रहे। प्रश्न 4, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक के मन में ये विचार आता है कि अगर इस पोशाक में फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो सामान्य रूप से ये कैसी पोशाक पहनते होंगे। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में ये भाव आता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? तो इसका कारण क्या है कि लेखक ने अपने विचार प्रेमचंद जी के विषय में बदल दिए? उत्तर, लेखक ने यह टिप्पणी सामान्य रूप से संसार के व्यवहार को देखकर की थी। लेखक ने सामान्य रूप में संसार के लोग जैसे होते हैं उनके बारे में विचार किया और यह टिप्पणी कर दी कि अगर ये फोटो इस पोशाक में खिंचा रहे हैं तो सामान्य रूप से दैनिक व्यवहार में ये कैसे कपड़े पहनते होंगे, क्योंकि सामान्य लोग फोटो बहुत ही अच्छे कपड़ों में खिंचाना पसंद करते हैं। अधिकतर लोग अपने घर में पहनने के और बाहर पहनने के कपड़ों में अंतर करते हैं। अतः प्रेमचंद जी के रोज पहनने के वस्त्र तो और भी दयनीय होंगे। इसलिए लेखक ने यह सोचा होगा कि प्रेमचंद जी के जो रोज पहनने के कपड़े होंगे वो तो और भी खराब स्थिति में होंगे, वो और भी सामान्य होंगे, वो और भी बिल्कुल ही फटे पुराने से होंगे। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद जीवन भर सरल और सहज बने रहे, लेकिन फिर लेखक को ख्याल आता है कि प्रेमचंद जी तो जीवन भर बहुत ही सरल और सहज बने रहे। उन्होंने जीवन को जैसा उनके सामने आया उसी तरह से जिया। उन्होंने कभी बनावटी जीवन नहीं जिया, उन्होंने कभी भी बनावटी जीवन नहीं जिया, कभी भी दिखावा नहीं किया। इसलिए पोशाक बदलने की बात उन पर लागू नहीं होती। इसी कारण पोशाक को बार बार बदलने की बात उनके ऊपर लागू नहीं होती है। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी टिप्पणी को, अपनी सोच को, अपने विचार को बदल दिया। बच्चों, 5वां प्रश्न देखिए। आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? हमने यह रचना पढ़ी है जो कि एक व्यंग रचना है। इसे पढ़ करके आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली, कि बहुत ही विस्तार से एक एक छोटी छोटी बात का उन्होंने वर्णन किया है। यह जो व्यंग है यह एक बहुत ही छोटी सी बात को लेकर के शुरू हुआ कि प्रेमचंद जी ने फटे हुए जूते पहन रखे थे और वे एक चित्र में बैठे हुए थे। उस बात को लेकर के उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस व्यंग रचना का लेखन किया है। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। लेखक एक संदर्भ से, एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग की ओर बढ़ता चला जाता है। एक छोटी सी बात से, एक छोटे से संदर्भ से उन्होंने इस लेख को शुरू किया, इस व्यंग को शुरू किया और उसके बाद में वह निरंतर उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। अलग अलग प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए हैं और इस प्रकार से उन्होंने इस रचना को आगे बढ़ाया है। वह बूंद में सागर ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का तथा अंत में फल फूल का विकास होता जाता है। उन्होंने यह रचना इसी प्रकार से लिखी है जैसे कि एक बीज होता है, उस बीज में से पहले पत्ते निकलते हैं, फिर उस बीज में से जो पत्ते होते हैं उनसे फिर धीरे धीरे मजबूत तना बनता है, फिर उसमें से फूल खिलते हैं, फिर उसमें से फल मिलते हैं। इसी प्रकार से क्रमिक रूप से उन्होंने अपनी रचना का
विकास किया है। एक छोटा सा बीज लिया है उन्होंने जो कि प्रेमचंद जी के फटे जूते हैं, और उस बीज से उन्होंने बहुत घना वृक्ष इस रचना के रूप में तैयार कर दिया है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है। इसी तरह इसमें फटे जूते से बात शुरू होती है। वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद जी के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। उस बात से आगे चल करके प्रेमचंद जी का पूरा व्यक्तित्व हमारे सामने साकार हो जाता है, हमारे सामने उद्घाटित हो जाता है। बात निकालने की व्यंग शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है। यह व्यंग इनकी इस शैली के कारण ही इतना ज़्यादा आकर्षक बन पड़ा है। प्रश्न 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? पाठ में शब्द आया है टीले, वह टीले शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उस टीले शब्द का व्यंग्यार्थ क्या है? उस टीले शब्द का दूसरा अर्थ क्या बताने का प्रयास किया गया है? टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक होता है। टीला, किसी के भी रास्ते में अगर टीला आ जाए, एक ऐसा स्थान आ जाए जो कि ऊंचाई पर है, तो उसे उसके रास्ते की रुकावट के रूप में जाना जाता है। जैसे बहती नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव को रोक देता है। एक नदी बहती हुई जाती है और उसमें अगर कोई टीला होता है, कोई बहुत बड़ा पत्थर होता है, तो उस बहाव को रोक देता है और नदी को इधर उधर से निकलना पड़ता है। उसी भांति अनेक बुराइयां, कुरीतियां और भ्रष्ट आचरण जीवन की सहज गति को रोक देते हैं। उसी प्रकार से हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं और बहुत सारे भ्रष्ट यानी कि बुरे आचरण हैं। उन आचरणों के कारण जीवन की जो सहज गति है, जीवन जो बहुत ही सरलता से, बहुत ही आराम से, सहजता से आगे बढ़ता जाता है, वह रुक जाता है, उसमें एक बाधा आ जाती है। इस पाठ में टीला शब्द का प्रयोग शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि बुराइयों के लिए हुआ है। बच्चों, उस समय हमारे समाज की जो बुराइयां थीं, उन बुराइयों को प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में व्यक्त करने का प्रयास किया था। उन बुराइयों को केवल व्यक्त ही नहीं किया था, उन बुराइयों के कोई समाधान भी खोजने का प्रयास किया था। अब यहाँ पर लेखक ने टीले शब्द के माध्यम से उन बुराइयों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। वो है शोषण, अन्याय, छुआछूत, जाति पाति, महाजनी सभ्यता आदि। इन बुराइयों को टीला कहा गया है। प्रश्न 7, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने व्यंग लिखा है। प्रेमचंद जी के फटे जूते, उन्हें आधार बना करके यह व्यंग लिखा गया है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। क्या आप भी ऐसा कोई व्यंग लिख सकते हैं? इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको यह करना होगा कि अपने आसपास, अपने जान पहचान के किसी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के विषय में सोचना होगा। हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, बहुत सारे विद्वान हुए जो कि बहुत ही सादा पोशाक पहना करते थे। उनकी पोशाक को देखिए और फिर विचार कीजिए कि इनकी पोशाक ऐसी क्यों है, और इसी तरह की एक व्यंग रचना लिखने का प्रयास कीजिए। संभव है कि आप परसाई जी जैसी व्यंग रचना नहीं लिख पाएं, लेकिन हाँ, आप लिखेंगे तो धीरे धीरे आपकी लेखन शैली सुधरेगी और आप भी क्या पता कभी परसाई जी के समान ही बहुत अच्छे लेखक बन जाएं। आप अपने आसपास या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या महापुरुष के विषय में सोचिए जो अपनी पोशाक के प्रति लापरवाह थे। महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। इनमें से किसी को भी आधार बनाकर व्यंग्य लिखा जा सकता है। इनमें से आप किसी को भी आधार बना सकते हैं और उनके ऊपर इसी प्रकार से व्यंग्य रचना लिख सकते हैं। प्रश्न 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर, आजकल लोग वेशभूषा के प्रति बहुत जागरूक हैं। आजकल लोग अपने कपड़ों के प्रति, अपने जूतों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हम घर में पहनने के कपड़े अलग रखते हैं, हम बाहर जाने के कपड़े अलग रखते हैं, हम
किसी समारोह में जाते हैं उसके कपड़े अलग रखते हैं। केवल कपड़े ही नहीं, हम जूते भी अलग अलग रखते हैं। घर में पहनने की चप्पलें अलग होती हैं। हम जब अपने स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं उसके जूते या चप्पल अलग होते हैं। और हम किसी समारोह में, किसी शादी में, किसी उत्सव में जाते हैं तो उसके लिए अलग तरह के जूते चप्पल हमारे पास में होते हैं। तो इस प्रकार से आजकल लोग अपनी कपड़ों के प्रति और जूतों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व वेशभूषा का पूरा ध्यान रखते हैं। बाहर जाने से वे पूरा ध्यान रखते हैं कि कपड़े कहीं से फटे हुए तो नहीं हैं, कपड़े हमारे सही तरीके से इस्त्री किए हुए हैं, हमने कहीं ऐसे कपड़े तो नहीं पहन लिए कि जहां हम जा रहे हैं वहां पर वे कपड़े पहने हुए हम अजीब लगें। वे जानते हैं कि वेशभूषा के कारण लोगों के व्यवहार में अंतर आ जाता है, क्योंकि आजकल लोगों का जो व्यवहार है वह वेशभूषा के कारण बदलता रहता है। जो अच्छे कपड़े पहने हुए होता है उसे अधिक सम्मान मिलता है, जो साधारण कपड़े पहने हुए होता है उसे कम सम्मान मिलता है। इसलिए वे समाज को आकर्षित करने के लिए नए वेश धारण करते हैं। इसलिए वे समाज को आकर्षित करने के लिए नए कपड़े धारण करते हैं, बिल्कुल पूरा तैयारी करते हैं कि जब हम समाज में जाएं, लोगों से मिलें तो हम बहुत ही अच्छे लगें। आजकल धोती कुर्ता या पायजामा पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता है। हम अपनी पुरानी वेशभूषा को भूलते जा रहे हैं। धोती कुर्ता कोई भी नहीं पहनता है, ना ही कुर्ता पायजामा पहनना लोग पसंद करते हैं। उनके स्थान पर पैंट शर्ट पहनी जाती है, जीन्स टी शर्ट पहनी जाती है। इसी प्रकार से महिलाओं की वेशभूषा में भी बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। इसलिए लोग अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाने के लिए पैंट कमीज पहनते हैं, क्योंकि कुर्ता पायजामा पहनना या धोती कुर्ता पहनना पिछड़ेपन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि ये तो गांव के लोग पहनते हैं, ये तो किसान पहनते हैं, इसलिए लोग आधुनिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो अब जो हमारा समाज है उसमें वेशभूषा को लेकर के बहुत अधिक बदलाव आ गया है। बच्चों, हमने आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज का 6वां अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते पूरा समाप्त कर लिया है। हमने इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं और पाठ भी पढ़ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है यह पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह पाठ बहुत ही रोचक है। अब मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगी और अगली कक्षा में मैं आपको अगला पाठ पढ़ाऊंगी, जो है महादेवी वर्मा। उस पाठ में महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं और अपने बचपन के बारे में आपको बताती हैं। यह पाठ भी पढ़ने में आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि इस पाठ के माध्यम से आपको महादेवी के बचपन के समय जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो हमारी पढ़ाई लिखाई थी, हमारे स्कूल कॉलेज थे, उनके बारे में जानने को मिलेगा। चलिए बच्चों, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।